हेलो एवरीवन, फिर से सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन के पहले स्टेप यानी इनिशिएशन की बात की थी कि कैसे इनिशिएशन फैक्टर आते हैं और जुड़ते हैं और पहला फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन आता है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप इलोंगेशन की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जब खत्म हुआ था तब हम लोग कहाँ थे? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में थे। तब राइबोसोम क्या हो गया था? दोनों यूनिट 30 और 50 जुड़ के 70s राइबोसोम बन गए थे। मैसेंजर आरएनए स्मॉल यूनिट से जुड़ा था और पहला जो एमिनो एसिड था वो ट्रांसफर आरएनए फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को लाके कहाँ बैठा था? पी साइड में। ये फॉर्म हो चुका था। इसके बाद क्या आता है? इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या होता है? एक एक एमिनो एसिड ऐड होते हैं सीक्वेंस में, एक साथ दो तीन नहीं, हमेशा एक एक आएंगे एमिनो एसिड, एक 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 एक, और वो ऐड होते रहेंगे। तो इस इलोंगेशन फेज का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि एक पूरा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का चेन बनाना जो आगे जाके अलग अलग जुड़ के प्रोटीन बनेंगे। तो किसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन। किसके अकॉर्डिंग? सही कोडान देख के मैसेंजर आरएनए में जो कोडान आएगा उसको लिंक करना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड से। और किस बॉन्ड से जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इस पूरे इलोंगेशन फेज में क्या क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। याद रखना जरूरी है कि प्रोटीन हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है? एन टर्मिनस से सी टर्मिनस। आपको याद होगा एमिनो एमिनो एसिड में एक तरफ अमोनिया ग्रुप होता है, NH3 ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जुड़ना कहाँ से शुरू होता है? अमीनो ग्रुप के तरफ से यहाँ जुड़ा, इसका नेक्स्ट जुड़ेगा। तो एन टर्मिनस से सी टर्मिनस में प्रोटीन सिंथेसिस का डायरेक्शन होता है। और मैसेंजर आरएनए को कैसे रीड करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हर साइकिल में केवल एक एमिनो एसिड ऐड होता है। यहाँ अगर गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 जुड़े हैं तो 14 साइकिल चला। इससे क्या होता है? हाई फिडिलिटी, सही तरीके से जुड़ता है, कोई गड़बड़ी नहीं होता। और हर साइकिल में एक बार जुड़ने के बाद क्या होता है? प्रूफ रीडिंग, उसको दोबारा चेक किया जाता है। और ये सब किसके द्वारा होता है? एनर्जी एनर्जी आता है जीटीपी के रूप में। तो इलोंगेशन के लिए क्या जरूरी है? पूरा 70s राइबोसोम जरूरी है। 30s से क्या जुड़ा था? मैसेंजर आरएनए। अब 50s जुड़ गया। 50s का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैटालिटिक मतलब एंजाइम का रोल होता है एमिनो एसिड्स को जोड़ने में, जिसे आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। मैसेंजर आरएनए है जो टेम्पलेट देगा, कोडांस देगा, जिसके अनुसार स्पेसिफिक एमिनो एसिड जुड़ेंगे। ट्रांसफर आरएनए कैरी करेगा एमिनो एसिड को कहाँ तक? राइबोसोम तक। किससे? एंटीकोडान के अकॉर्डिंग। एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, ये आपको याद होगा क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए से एमिनो एसिड, सही एमिनो एसिड जोड़ता है। जैसे वहां इनिशिएशन फैक्टर जरूरत था, IF1 IF2 IF3, यहाँ इलोंगेशन फैक्टर जुड़ा होता है। ये भी तीन होते हैं, EFTU EFTS EFG। तो EF तो हो गया इलोंगेशन फैक्टर्स। ये TU TSG क्या है? TU होता है थर्मल अनस्टेबल और TS क्या होता है? थर्मल स्टेबल। EFG का बात आगे करेंगे ट्रांसलोकेशन में। तो थर्मल अनस्टेबल क्या है? कि ये प्रोटीन ज्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, इसीलिए इसका नाम हो गया इलोंगेशन फैक्टर TU और TS। और कुछ खास बात नहीं है। GTP क्या है? एनर्जी सोर्स है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से राइबोसोम के स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं कि इसमें दो यूनिट था, एक 30s एक 50s। 30s यूनिट में कौन जुड़ा था? मैसेंजर आरएनए। और यही कौन से साइड थे? ए साइड, बी साइड, ई साइड। ए साइड एमिनो एसाइल साइड, जहां नया एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के थ्रू आता था। पेप्टिडिल साइड्स क्या था? जिसमें ट्रांसफर आरएनए आएगा में ग्रोइंग पेप्टाइड जुड़ेगा, आज इसको डिटेल में देखेंगे। और फिर एग्जिट साइट। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि पी साइट में पहला एफमेट ट्रांसफर आरएनए एफमेट आ रहा था। तो इलोंगेशन में तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? कि हम लोग कहाँ तक देखे थे कि 70s कॉम्प्लेक्स बन गया था, 30s पार्ट और 50s जुड़ गया था। तीन साइड थे, ई साइड, पी साइड, ए साइड। और सबसे पहला जो एफमेट ट्रांसफर आरएनए एफमेट था वो कहाँ आया था? पी साइड पे, क्योंकि यहाँ कौन सा कोडान था? AUG कोडान था।
इसके बाद इलॉन्गेशन में क्या होता है, सबसे पहले दूसरा एमिनो एसिड आएगा, जो भी इस कोडान के अकॉर्डिंग होगा वो एमिनो एसिड आएगा, उसीलिए यहाँ ए लिखा है समझाने के लिए। वहां भी जब एमिनो एसिड ये पहला आया था, किसके मदद से आया था, इनिशिएशन फैक्टर 2 के मदद से। यहाँ इनिशिएशन फैक्टर 2 के मदद से नहीं आता, किसके मदद से आता है, EFTU GTP के मदद से। EFTU इलोंगेशन फैक्टर थर्मल अनस्टेबल है, जो एक GTP के साथ जुड़ा है। तो करेक्ट एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए डिलीवर कहाँ होगा, ए साइट पे होगा। फिर याद रखना है कि पहला पी साइट में आता है, उसके बाद जितने भी एमिनो एसिड आएंगे ट्रांसफर आरएनए के साथ वो ए साइट में आएंगे। और कौन लेके आएगा, EFTU GTP लेके आएगा। तो EFTU क्या करता है, बाइंड्स करता है सारे एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से, सिर्फ एक से नहीं करता, वो कौन सा है, एफमेप ट्रांसफर आरएनए एफमेट, इससे सिर्फ इनिशिएशन फैक्टर 2 करता था। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको क्या करते हैं, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 4 चीज है। कौन से 4 चीज, एक EFTU खुद है जिसके साथ GTP जुड़ा है, एक ट्रांसफर आरएनए है एमिनो एसिड जिसके साथ एमिनो एसिड जुड़ा है। तो एमिनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए, EFTU और GTP, इसलिए इसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब यहाँ आ जाएगा कि एंटीकोडान जो ट्रांसफर आरएनए का होगा वो ए साइट के कोडान से मैच करेगा। अगर कोडान एंटीकोडान पेयरिंग सही है तो क्या होगा, राइबोसोम इसको इंड्यूस करेगा GTP हाइड्रोलिसिस को, और GTP हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, EFTU में जो GTP था वो हाइड्रोलिसिस हो गया, जिससे GTP और PI होगा। अगर प्रॉपर कोडिंग पेयरिंग हो गया और EFTU GTP इससे हट जाएगा, और एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो दूसरा एमिनो एसिड लेके आया है वो ए साइट पे बैठ जाएगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, जो यहाँ का एमिनो एसिड कोडिंग के अनुसार एंटीकोडान पे जो सिग्नल होगा उस अनुसार एमिनो एसिड को EFTU GTP लाएगा। अगर सही मैच हो गया तो इसको यहाँ फिक्स कर देगा और GTP हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और EFTU GTP अलग हो जाएगा। अब एक पी साइड पे कौन बैठा है, पहला जो एफमेट आया था और जो दूसरा आया वो किस पे बैठा है, ए साइड पे। अब एक और चीज साथ साथ होता रहता है, EFTU GTP जो अभी एक एमिनो एसिड को लेके आया था ट्रांसफर आरएनए के मदद से, अब इसका क्या हो गया, इसका GTP से अलग हो गया, एक फॉस्फेट टूट गया और उसको सही जगह पहुंचा दिया। इसके बाद इसको फिर से क्या किया जाता है, रीजेनरेट किया जाता है, और रीजेनरेट के लिए दूसरा इलोंगेशन फैक्टर काम करता है जिसका क्या नाम है, इलोंगेशन फैक्टर थर्मल स्टेबल, EFTS। तो EFTS ऐसे काम कैसे कर रहा है, EFTU GDP अब जुड़ा है, इससे GDP निकाल देता है और EFTS खुद जुड़ जाता है। जब ये खुद जुड़ जाता है तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे वापस आके GTP जुड़ जाता है और ये EFTS अलग हो जाता है। फिर एक्टिव EFTU GTP बन गया जो फिर किसी दूसरे एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को जोड़ेगा और राइबोसोम पे लाएगा। ये काम किसका होता है, इसके रीजेनरेशन का, EFTU GTP का, EFTS का जो दूसरा इलोंगेशन फैक्टर है। यहाँ प्रूफ रीडिंग भी होता है, कैसे प्रूफ रीडिंग होगा, अगर इनकरेक्ट ट्रांसफर आरएनए आ गया तो उसको क्या किया जाता है, डिसोसिएट, मतलब वहां से हटा दिया जाता है GTP हाइड्रोलिसिस से पहले ही, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, जिससे सही फिडेलिटी बनी रहती है, जिससे जुड़ना है वही जुड़े। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एक नया जुड़ गया, और फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, EFTS EFTU को रिसाइकिल कर दिया। अब जो नया आ गया वो क्या कर रहा है, वो क्या बनाता है, जो एग्जिस्टिंग एमिनो एसिड था, फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन था, उससे जो नया एमिनो एसिड आया उन दोनों के बीच क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब करेक्ट ट्रांसफर आरएनए बैठ गया तो फिर क्या शुरू होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, किसके द्वारा होगा, पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर। जो ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर है ये कोई अलग एंजाइम नहीं है, ये 50S जो राइबोसोमर आरएनए है उसी का एक पार्ट ये काम करता है। तो ये कैसे होता है, जो एमिनो ग्रुप होगा किसका, जो ए साइट में
नया अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आएगा। कोई भी अमीनो एसिड है, सब में एक तरफ NH2 ग्रुप और एक तरफ COOH ग्रुप होता है। तो जो ये NH2 ग्रुप आएगा वो अटैक करेगा किसको? COOH ग्रुप को, जो ऑलरेडी पहला फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन यहाँ जुड़ा है। और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, एस्टर लिंकेज बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ए साइड का एमिनो एसिड क्या किया? पी साइड के एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। इस प्रोसेस में एक और चीज होता है, जो इससे एमिनो एसिड जुड़ा था ट्रांसफर आरएनए से पी साइड में, अब वो उससे जुड़ा नहीं है। अब वो किससे जुड़ा है? ए साइड के ट्रांसफर आरएनए के जो पहला एमिनो एसिड है उससे जुड़ा है। फिर से ध्यान से समझिए, जो पी साइट में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन आया था वो इस वाले ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा था, जो पहली बार आया था पी साइट में। जब ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेंस रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ से टूट जाएगा, किससे जुड़ जाएगा? जो दूसरा एमिनो एसिड ए साइट पे आया है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। तो अब क्या हो जाता है? जो फर्स्ट था वो सेकेंड से जुड़ गया, और जो यहाँ से इसका रिश्ता टूट गया। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? पेप्टाइड चेन ट्रांसफर हो गया, किससे? पी साइट में पहले था, अब पी साइट से पी साइट के ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा था, अब किसके ट्रांसफर आरएनए से जुड़ रहा है? ए साइट के, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, दूसरे एमिनो एसिड के मदद से जुड़ा है। फिर एक और हो रहा है, क्या हो रहा है? अब ए साइट का ट्रांसफर आरएनए क्या हुआ? अब उस तय जो दो एमिनो एसिड जुड़ा है वो किसके साथ जुड़ा है? ए साइट के ट्रांसफर आरएनए से। अब क्या कर रहा है? इलोंगेटेड पेप्टाइड चेन। तो ये अब दो हो गए, पहले एक था अब दो हो गए। और पी साइड का ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया? डीएसाइलेटेड। चार्जिंग में क्या होता था? इससे एमिनो एसिड जुड़ता था, जब एमिनो एसिड ही टूट गया तो इसका चार्जिंग खत्म, तो क्या हो गया? अनचार्ज हो गया, डीएसिटाइलेटेड हो गया। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? 50S के 23S राइबोसोमल आरएनए पार्ट से। तो इसको क्या कहा जाता है? राइबोजाइम। राइबोजाइम ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो प्रोटीन नहीं होते। आप सब जानते हैं कि मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसमें तो प्रोटीन नहीं है, ये राइबोसोमल आरएनए है, ये एंजाइम का काम किया, इसीलिए राइबोजाइम कहते हैं। किसी स्टूडेंट को इससे भी ज़्यादा जानना होगा तो वो क्या जानेगा कि ये पेप्टाइड ट्रांसफरेंस एक्टिविटी लोकेटेड कहाँ होता है? एक फिफ्थ डोमेन होता है 23S राइबोसोमल आरएनए के, वो पार्ट ये रिएक्शन करता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि 50S जो पार्ट है वही पार्ट कर रहा है, उसका अगर खास याद रखना है तो 23S राइबोसोम आ रहा है। उससे भी ज़्यादा किसी को खास करना है तो इसका डोमेन पे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड स्टेप, ट्रांसलोकेशन, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ? अभी तक क्या हुआ था? फर्स्ट आया था, फिर सेकंड आया, ये फर्स्ट का जो एपेट था मेथियोनिन था उसको इससे जुड़ गया, अब इसके पास कुछ नहीं है, अनचार्ज है, डीएसिटाइलेटेड है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड हो जाता है, अब नेक्स्ट एमिनो एसिड कहाँ आएगा? अब तो इसके पास ये बैठा हुआ है तो कोई नया नहीं आ सकता, इस जगह को खाली करना होगा। तो यही ट्रांसलोकेशन होता है कि इस जगह को कैसे खाली किया जाए। तो ये जुड़ चुका है, ये जाने को तैयार नहीं। ये क्या है? बैठा है, इसके पास कुछ काम नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं। लेकिन यह साइट क्या है? पी साइट है, और हमेशा नया कौन आएगा? ए साइट में, तो ए साइट को खाली करना होगा। तो इसलिए राइबोसोम क्या करता है? मूव करता है। किधर मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में राइबोसोम मूव करता है और मैसेंजर आरएनए को रीड करता है। हमेशा जो मूवमेंट होगा कितना होगा? 3 कोडान होगा। एक बार में राइबोसोम कितना मूव करता है? 1 कोडान, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 कोडान नहीं, 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब 1 कोडान मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। कहाँ मूव कर रहा है? मैसेंजर आरएनए के नेक्स्ट कोडान पे जा रहा है। तो ये जाएगा तो क्या क्या होगा ये देखते हैं। तो अगर जब ये इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा?
ये पीछे आने लगेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये सब अपने जगह खड़े हैं। मूव कौन कर रहा है? राइबोसोम। और ईपीए साइट किस में है? राइबोसोम में। तो जो ये पी साइट था वो कहाँ आ जाएगा? ई साइट में, ये इस तरफ आ जाएगा। और ये जो यहाँ खड़ा था वो कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। मैसेंजर आरएनए का पोजीशन वही रहेगा। ये लोग भी वही जगह जुड़ेंगे। कौन आगे बढ़ जा रहा है? राइबोसोम। तो इससे क्या होगा? जो डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए है वो कहाँ आ जाएगा? पी से ई में आ जाएगा। और पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाएगा? जो ए से था ये पी में आ जाएगा और ए साइट खाली हो जाएगा। इन सबको करने के लिए कौन आता है? ईएफजी। ये तीसरा इलोंगेशन फैक्टर है। और किसके मदद से करता है? जीटीपी के मदद से करता है। इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो क्या हो गया? अब इलोंगेशन फैक्टर तीसरा ईएफजी जीटीपी आ चुका है। ये क्या करेगा? इसको आगे बढ़ा रहा है। राइबोसोम एक कोडन आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या था? ये एयूजी पे था, ये जो भी नया आया यूएससी पे था। अब क्या होगा? ये इधर ये एक आगे बढ़ जाएगा। जब ये एक आगे बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक एयूजी पी से किस साइड में आ गया? एग्जिट साइड में। और ए साइड से ये कहाँ आ गया? बी साइड में। अब आप लोग को ज्यादा अधिक समझ में आ रहा होगा। और जो भी ई साइड में आता है वो क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है। तो ये अनचार्ज डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए ई साइड में आते ही एग्जिट हो जाएगा। कौन पहले से बैठा था? ए साइट में बैठा था, जो सेकेंड एमिनो एसिड लाया था और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ा था। अब वो कहाँ आ गया? बी साइट में आ गया और ए साइट खाली हो गया। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, राइबोसोम एक कोडान आगे इस तरह मूव कर दिया। और इन सब प्रोसेस में क्या हो जाता है? एक जीटीपी ईएफ जीटीपी से ईएफ जी जीडीपी बन जाता है। और एनर्जी यूज करके ये प्रोसेस होता है और अब ए साइट फिर से खाली हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से नया अमीनो एसिड आएगा, वो बैठेगा, फिर से वो किससे जुड़ेगा? जो एग्जिस्टिंग पी साइट पे है तीसरा जुड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ेगा, जो पी साइट में था वो ई साइट में आ जाएगा। और जो पी साइट में बैठ के वो दूसरा जुड़ा था वो अब ए साइट में आ गया। और ए साइट वाला कहाँ आ जाएगा? पी साइट में। ए साइट फिर से खाली हो जाएगा। तो जो पहला साइकिल है वही साइकिल लगातार चलता रहेगा और नए नए अमीनो एसिड आते रहेंगे। इसमें कितना एनर्जी यूज हो रहा है? ईएफटीयू लाने में एक जीटीपी यूज किया, किसके लिए? चेक करने के लिए कि सही ट्रांसफर आरएनए बैठा है कि नहीं। और एक ईएफजी जीटीपी यूज किया, किसके लिए? राइबोसोम मूवमेंट के लिए। ईएफटीयू क्या देखा? कि कोई इनकरेक्ट कोडन एंटीकोडन ना हो सके। इसको और कौन चेक करता है? कन्फर्मेशनल चेंज होता है। राइबोसोम में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तभी आता है जब करेक्ट बेस पेयर जुड़ा। अगर नहीं जुड़ा तो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा और अगला ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लाके ए साइट में नहीं जो पड़ पाएगा। पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए जो दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड करता है वो भी प्रूफ रीडिंग करता है। अगर सही पोजीशनिंग नहीं है तो वो भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, एफिशिएंटली नहीं होगा। तो इसमें एरर का चांस बहुत कम है। 1000 से 10,000 में एक बार गलती हो सकता है या उससे भी कम। तो राइबोसोम जब मूव करता है तो एपीई साइट होते हैं, तो बीच में कभी क्लासिकल में एपीई और कभी हाइब्रिड होता है कि बीच में ए और पी बीच में लटका है, कभी पी ई में लटका है। और इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? ईएफजी और आरआरएनए दोनों मदद करता है। इसके क्या सिग्निफिकेंस है? कि एक्यूरेट सिंथेसिस हो, सही सही सिंथेसिस हो। और आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो रहे हैं। और ट्रांसलेशन का रेट क्या होता है? पर सेकेंड में 15 से 20 एमिनो एसिड जुड़ते रहते हैं। जो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसी को मोस्टली कौन इफेक्ट करता है? एंटीबायोटिक्स। जैसे हम लोग को बैक्टीरियल डिजीज हो जाए, कोई बैक्टीरिया का कोई बीमारी हो जाए, पेट में हो, कुछ भी हो, तो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक असल में करता क्या है? ये इसी ट्रांसलेशन प्रोसेस को
किसी तरह से रोक देता है। जैसे एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन जाके क्या करता है, टी से साइट पे बैठ जाएगा और एमिनो एसिड ट्रांसफर आने ही नहीं देगा। तो बैक्टीरिया का प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा और बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएगा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, नहीं फंक्शन होगा और डेड हो जाएगा। क्लोरोएम्फेनिकॉल क्या करता है, 50sp ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। ये भी क्या करता है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा बैठ के, उससे नया अमीनो एसिड जुड़ेगा ही नहीं। एरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, 50s एग्जिट टनल, जो ई साइट है वहां बैठ जाएगा। अब कोई निकल ही नहीं पाएगा तो नया पेप्टाइड बन ही नहीं पाएगा। फ्यूसिडिक एसिड क्या करता है, ईएफजी को, ईएफजी जीटीपी इसको ब्लॉक कर देता है। इसी तरह कीरोमाइसिन क्या करता है, ईएफटीयू के रिलीज को, राइबोसोम के जीटीपी हाइड्रोलिसिस को रोकता है। तो इसी तरह एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये मेडिकल में बहुत पूछा जाता है कि इसका क्या रोल है, कैसे ये ट्रांसलेशन को बंद करता है या प्रिवेंट करता है। इलोंगेशन साइकिल को देख सकते हैं कि कैसे कैसे कितने स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आ रहा था किसके मदद से, ईएफटीयू जीटीपी के मदद से। वो क्या कर रहा था, करेक्ट ट्रांसफर आरएनए ए साइड पे बैठे कोडान एंटीकोडान मिला के, और इसमें एक जीटीपी यूज हो रहा था। दूसरा क्या होता, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था जो नया आया और जो पहले से मौजूद था। और ये किस पार्ट में हो रहा था, 23s राइबोसोमल पार्ट में हो रहा था 50s के। इसमें क्या होता है, पेप्टाइड ट्रांसफर हो रहा था, जिससे जो पहले पी साइट में जुड़ा था वो अब ए साइट के ट्रांसफर आने से जुड़ जाएगा। तीसरा क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ये किसके मदद से होगा, ईएफजी जीटीपी की मदद से। और राइबोसोम एक कोडान आगे बढ़ जाता है, इसमें भी एक जीटीपी यूज होता है। और साथ साथ रिसाइकलिंग भी किसका हो रहा था, ईएफटीएस किसका कर रहा था, ईएफटीयू जीटीपी को ईएफटीयू जीटीपी में। तो क्या याद रखना है, सब कुछ भूल जाए तो, कि डायरेक्शन क्या है, 5' to 3' मैसेंजर आरएनए में, और प्रोटीन में एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की हो। कैटालिस्ट का काम कौन करता है, राइबोसोमल आरएनए खुद करता है, प्रोटीन नहीं है आरएनए है, तो इसको राइबोजाइम एक्टिविटी या नेचर कहते हैं। टोटल एनर्जी कितना खर्चा हुआ, 2 जीटीपी खर्चा हुआ। एक्यूरेसी कौन मेंटेन करता है, ईएफ टीयू प्रूफ रीड करके, और राइबोसोम का स्ट्रक्चर खुद भी करता है। और स्पीड क्या है, 15 से 20 एमिनो एसिड पर सेकेंड पढ़ते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टर्मिनेशन, कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस रोका जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, उस पर कमेंट कीजिए। कुछ समझ में ना आया तो वो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।